और यहां जो पीछे छूट गया वो जमीन में दफन रहा। और फिर इंसान आया और शुरू हुआ हमारा इस दमकते मेटल से प्यार का रिश्ता। एक 165 साल पहले ग्रेट गोल्ड रश के 49ers को जरा सी परवाह नहीं थी कि गोल्ड आता कहां से है। वो तो दीवाने थे उस अमेरिकन ड्रीम के कि गोल्ड उनको अमीर बना सकता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके पैरों के नीचे ही मौजूद था बेशुमार गोल्ड, उनकी हर सोच से कहीं ज्यादा तादाद में। बस वो उन्हें दिख नहीं रहा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आप माइन नहीं कर सकते, प्रोसेस नहीं कर सकते जब तक आप इसे ढूंढे ना। तो पहला स्टेप है ये पता लगाना कि ये है कहां। हम सरफेस की सारी रॉक्स छान चुके हैं, उसमें ढूंढ चुके हैं, ड्रिल कर चुके हैं, और हमें और गहराई में ढूंढना होगा, तभी हम उसे ढूंढ पाएंगे। बस आज प्रोस्पेक्टर के साधन बदल चुके हैं। खच्चर की जगह हेलीकॉप्टर ने ले ली है, लेकिन खोज वही है। क्या यहाँ पर गोल्ड है? हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, आपसे भी। हाँ, The answer is always yes, लेकिन क्वेश्चन है यहाँ कितना गोल्ड है। जिसने भी यहाँ कोई रॉक ली है उसे गोल्ड मिला है, पर थोड़े से मॉलिक्यूल्स, और इनसे आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। अमेरिका में नॉर्थ ईस्टर्न नेवाडा में आज भी सबसे बड़ा गोल्ड बेरिंग डिपॉजिट है। एरिया के मैप्स हैं आपके पास? हाँ है। बैरिक गोल्ड के जेरेड टाउनसन ने हिसाब लगाया है कि खोज कहां करनी है। ये देखिए। और उनके फेलो जियोफिजिसिस्ट जियोटेक के जेफ प्लास्टो तलाश में निकले हैं। ओके, नेविगेशन सिस्टम्स रेडी हैं। गोल्ड बेरिंग रॉक का पता लगाने के लिए तेज नजर भी तो चाहिए। ये है एक बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। तो अब हम जाने के लिए तैयार हैं। आसमान में एक बड़ा सा मेटल डिटेक्टर ये सिग्नल्स छोड़ता है जो सरफेस के हजारों फुट नीचे मैग्नेटाइज सैंड और उससे जुड़े स्ट्रक्चर्स का पता लगा सकते हैं। यही वो सैंड है जिसमें कभी कभी गोल्ड मिल सकता है। हालांकि ये तरीका खर्चीला और काफी वक्त खपाने वाला है, पर यह एरियल एक्सप्लोरेशन की सर्च को नैरो डाउन कर सकता है। वैसे 49ers की तरह इसमें भी कोई गारंटी नहीं है। उधर जमीन पर जेफ आज के मटेरियल को एनालाइज कर रहे हैं। अब हम इसके डेप्थ की मैपिंग कर रहे हैं। ओके, ये शायद और नीचे हमारे टारगेट डेप्थ की तरफ है। ये उस एरिया को दिखाता है जहां गोल्ड डिपॉजिट हो सकते हैं। जी, थैंक्स फॉर कमिंग। ये दिखाने के लिए आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक बड़ी माइन मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। हर 1000 प्रोस्पेक्ट्स में से कोई एक आधी माइन निकलती है। नए डिपॉजिट की हमारी खोज बराबर चलती रहती है, हम कभी रुकते नहीं। रोजाना उठकर उसे खोजने के अपने इस काम में हम जुट जाते हैं। गोल्ड में ऐसा क्या है जो हमें इसकी खोज में इतना दूर तक ले जाता है? इट्स अ सिंबल ऑफ वेल्थ, सिंबल है स्टेटस का, इट्स अ सिंबल ऑफ इंपॉर्टेंस। जिसके पास गोल्ड है वो रूल बनाता है। 1375 में स्पेन के मैप मेकर्स उस वक्त तक दिखी दुनिया का मैप तैयार कर रहे थे। नॉर्थ अफ्रीका के मैप में उन्होंने एक आदमी की तस्वीर बनाई जिसके पास रुतबा यानी किसी दूसरे के मुकाबले ज्यादा गोल्ड था, और वो ही सारे रूल्स बनाता था। उसके बारे में लिखा गया है कि उसके देश में इतना ज्यादा गोल्ड पाया जाता है कि वो धरती का सबसे अमीर और सबसे नेक राजा है। उसका नाम था मानसा मूसा। (1312) में सत्ता संभालने पर उसे विरासत में बहुत सारे खिताब मिले। किंग ऑफ किंग्स, लायन ऑफ माली, और शायद उनमें सबसे अहम था लॉर्ड ऑफ द माइंस। एक सर्वे ने मानसा मूसा को दुनिया का अब तक का सबसे अमीर आदमी बताया और उसकी दौलत करीब करीब 400 अरब डॉलर आंकी गई।
कंपैरिजन करें तो बिल गेट्स का लिस्ट में 12वां नंबर था और उनके पास मैंसम मूसा की चौथाई दौलत थी। मैंसम मूसा हिस्ट्री के कमाल के कैरेक्टर्स में से एक थे, लेकिन हमने उनके बारे में सुना तक नहीं। मूसा विशाल अफ्रीकन साम्राज्य पर राज करता था। अगर हम माली एम्पायर को देखें, वो दुनिया में उस वक्त जाने गए गोल्ड का सबसे बड़ा रिसोर्स था। किंगडम में जितना भी गोल्ड था वो मैंसम मूसा का ही था और वो उसका जो चाहे वो कर सकता था। उसकी प्रजा के हजारों लोग उसकी गोल्ड माइंस में खून पसीना बहाते थे। आज के जमाने में मैंसम मूसा की ताकत का अंदाजा लगा पाना वाकई बहुत मुश्किल है। अपने एम्पायर के हर आदमी की जिंदगी और मौत उसके हाथों में थी। उसकी हुकूमत के शुरुआती सालों में उसकी बेतहाशा दौलत को बागियों और लुटेरों से खतरा रहता था। उसकी हिफाजत के लिए वो तलवार के बल पर राज करता था। नहीं, नहीं, नहीं। ज्यादा नाजुक बनकर एम्पायर पर राज नहीं किया जा सकता। मैंसम मूसा के मुताबिक माली एम्पायर में किसी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं थी। अपनी बेरहमी के बावजूद मूसा एक मजहबी इंसान था और वो अपनी जिंदगी के एक अहम सफर की तैयारी कर रहा था। हज के लिए मक्का जाना हर काबिल मुसलमान का एक पाक फर्ज होता है, लेकिन उसके हज पर जाने के पीछे एक खास वजह भी थी। स्पेन। अर्ली 1980s में बिजनेसमैन मार्क नेथनसन अपनी लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। उन पर मैंसम मूसा की गोल्ड माइंस का जुनून सवार था। गोल्ड के इस जुनून के चलते नेथनसन खजाने की खोज में जुटे रहते थे। अचानक उनके हाथ लगता है मूसा एम्पायर का एक 300 साल पुराना मैप और गोल्ड के भूले बिसरे गुमशुदा शहर ओफिर का नाम। उन्हें यकीन था कि मैंसम मूसा और ओफिर में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और वो सोचने लगे कि वो गोल्ड माइंस कहाँ हैं, उनका क्या हुआ। नॉवेल्स में गोल्ड की इस तरह न जाने कितनी खोजें हुई हैं। फिर किसी को कोई मैप मिला, एक ट्रेजर मैप, और शुरू हुई खोज। नेथनसन ने माली का रुख किया। खजाने के मैप का लालच काबू से बाहर था। (1324) में मैंसम मूसा 7000 किलोमीटर के मक्का के पाक सफर पर अपनी खोज पर निकल पड़ा। मुझे पक्का यकीन है कि वो जर्नी सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल तसल्ली के लिए बिल्कुल नहीं थी। वो ट्रैवल करके सबको ये बताना चाहता था और अपनी ताकत दिखाना चाहता था जो उस अफ्रीकन और सहारन एम्परर के पास थी। अब दौलत के उस जगजाहिर दिखावे की ताकत के तो कहने ही क्या थे। 80 ऊंटों में से हर एक पर लदा था 140 किलो गोल्ड और 24 टन गोल्ड गुलाम ढो रहे थे। काफिले में सबसे आगे था मैंसम मूसा, एक काले घोड़े पर जो सजा था, जी हां बिल्कुल, गोल्ड से। सैनिक, नौकर, गुलाम सब मिलाकर 72,000। सहारा के जोखिम भरे रेगिस्तान की झुलसती गर्मी में वो वाकई एक लंबा सफर था। जहां गर्मियों में टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था, तो वहीं सर्दी में 0 से नीचे चला जाता था। सहारा बहुत ही बड़ा है और अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 48 स्टेट्स के एरिया को सहारा से कंपेयर करें तो वो पूरी तरह उसमें समा जाएगा और इसके बाद भी बहुत सी जगह बच जाएगी।
कई तो रेत के बवंडरों में चल बसे। वक्त की रेतीली परतों ने धरती के सबसे अमीर आदमी की गोल्ड माइंस दफन कर दी। सदियों बाद उन्हें खोजना दूर की कौड़ी थी। नेथनसन ने अपना सारा खाली टाइम वेस्टर्न माली के खाली इलाके में घूमते हुए लगा दिया और खोज सालों जारी रही। अगर ट्रेजर हंटर मार्क नेथनसन पुरानी माइंस खोज भी लेते तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वहां कोई गोल्ड बचा था या नहीं। एक छोटे से गांव सैडियोला के बाहर नेथनसन को कुछ नजर आया। क्या उन्हें आखिरकार गोल्ड की उन मशहूर माइंस में से एक मिल गई थी जिसने सदियों पहले मानसा मूसा को अब तक का सबसे अमीर इंसान बनाया था? 1 अरब डॉलर कीमत के गोल्ड से लदा मूसा का कारवां सहारा में आगे बढ़ता गया। हर पड़ाव पर उसके सैनिक बीमारों और गरीबों को गोल्ड डस्ट बांटते। इसके जरिए उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई, रुतबा पाने की अपनी ख्वाहिश पूरी की और इतिहास में अपनी जगह बनाई। हर शुक्रवार यानी मुसलमानों के पाक दिन मानसा मूसा एक नई मस्जिद खड़ी करने के लिए काफी गोल्ड छोड़ जाता। उनमें से कुछ तो आज भी मौजूद हैं। इन मस्जिदों को बनाकर वो अपनी ताकत और खुद की शानो शौकत दिखा रहा था। 9 महीने बाद मक्का के लिए निकला कारवां अपने पहले पड़ाव पर पहुंचा, यानी गेट्स ऑफ कायरो, जो एक फाइनेंशियल सेंटर के तौर पर मशहूर था। अब तक मानसा मूसा पूरे नॉर्थ अफ्रीका में अपनी दौलत फैला चुका था, लेकिन अभी तो उसे और भी बहुत कुछ करना था। कायरो ने ऐसा कुछ भी पहले कभी नहीं देखा था। जिसके पास पैसा होता है वो तो उसे दिखाता ही है। जिसके पास पैसा है वो बार में जाता है और सबके लिए ड्रिंक खरीदता है। मगर मानसा मूसा इसके बिल्कुल उल्टा था। वो पहले बार खरीदता था और फिर लोगों के लिए ड्रिंक। मानसा मूसा ने 3 महीने दुनिया में मशहूर कायरो के बाजारों में खरीदारी करते हुए बिताए और अपने पीछे वो छोड़ गया कई टन गोल्ड। शहर से निकलते वक्त मानसा मूसा दुनिया ही बदल चुका था। मानसा मूसा ने गोल्ड की शक्ल में इतना पैसा बहाया कि उसकी वैल्यू तकरीबन 1/4 कम हो गई। हिस्ट्री में यही वो वक्त था जब किसी इंसान के गोल्ड खर्च करने से 10 साल से ज्यादा वक्त की किसी रीजन की करेंसी की कीमत घटी थी। गुम हुई गोल्ड माइंस को खोजने के जुनून में सालों वेस्ट अफ्रीका की खाक छानने के बाद शायद बिजनेसमैन मार्क नेथनसन आखिरकार गोल्ड तक पहुंच गए थे। सैडियोला गांव के बाहर उनके ट्रांसलेटर ने गांव के एक बुजुर्ग से पहाड़ी में एक सुरंग के बारे में पूछा। उसने उसे बताया कि यह कभी गोल्ड माइन हुआ करती थी, पर अब इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। उनके पूर्वजों ने उसके लिए सदियों काम किया था। फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा ढहा और अंदर मौजूद हर आदमी की मौत हो गई। गांव वालों ने बताया कि तब से उस पहाड़ी पर कोई नहीं जाता। एक एंशिएंट माइन जो सदियों से अनटच्ड रही है। नेथनसन कुछ नहीं बोले। गोल्ड की खोज में सीक्रेसी सबसे जरूरी चीज होती है।
तो नेथनसन ने उस जमीन के बहुत बड़े एरिया पर दांव लगाया। वो बहुत सावधानी बरत रहे थे। उन्होंने ये जानबूझकर अपनी इंटेंशन छुपाने के लिए किया। अब जमीन के इतने बड़े टुकड़े की छानबीन करने के लिए उन्हें इन्वेस्टर्स की जरूरत थी। हालांकि इसमें रिवॉर्ड बहुत बड़ा था, पर बेशुमार दौलत मिलने की उम्मीदें कम ही थी। एक्सप्लोरेशन के काम में जुड़े ज्यादातर लोग अपने कपड़े तक गंवा बैठते हैं, लेकिन नेथनसन मनाने में माहिर थे। आखिर वो एक सुनहरा सपना बेच रहे थे। वो उस क्वेस्ट को खरीद रहे थे और अगर वो कामयाब होते तो उसकी कीमत बहुत बड़ी रकम होती। ड्रिल करने से पहले उसमें सालों की सीक्रेसी और स्ट्रगल लगी, और जब उन्होंने ये किया तो एकदम से कामयाबी हाथ लगी। इतना गोल्ड जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। नेथनसन ने एक पुरानी गोल्ड फील्ड खोजी जिसकी मदद से करीब 700 साल पहले मानसा मूसा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना था। आज सैडियोला माइन से साल में 48 करोड़ डॉलर कीमत का करीब 12 टन गोल्ड पैदा होता है, जिसकी वजह से मार्क नेथनसन बहुत अमीर इंसान बन जाते हैं। उन जैसे इंसान को गोल्ड माइन मिलनी ही थी। ये बहुत अच्छा रहा और ये शुरू हुआ एक ट्रेजर मैप से। इसने उस बेहद रिच एम्पायर की गूंज सुनाई थी और हमें उसका गोल्ड फिर से मिल गया। गोल्ड की अपनी भूख शांत करने के लिए हम पहाड़ों तक को तोड़ देते हैं। आज हम इस कीमती मेटल को इतना ज्यादा माइन करते हैं जितना उस दौर वाले कभी सोच भी नहीं पाए होंगे। नॉर्थ ईस्टर्न नेवाडा में गोल्ड स्ट्राइक यूएस की दूसरी सबसे बड़ी गोल्ड माइन है। यह उस बैरिक गोल्ड का हिस्सा है जो दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनी है। गोल्ड स्ट्राइक की 2 माइन्स हैं, एक जमीन के नीचे और एक बड़ा ओपन पिट। 80 मीटर में फैला और करीब 450 मीटर गहरा, यानी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा। गोल्ड स्ट्राइक पिट में सारा गोल्ड माइक्रोस्कोपिक है। पिट में नीचे जाने पर ये एकदम ब्लैक रॉक जैसा दिखाई देता है, पर ये गोल्ड कभी आंखों से दिखाई नहीं देता। ये सारा माइक्रोस्कोपिक होता है। हमें ये गोल्ड ब्लास्ट होल ड्रिलिंग से मिलता है। सिड ओवन और उनका क्रू हर रोज एक ब्लास्ट करता है, और ये ब्लास्ट होता है 700,000 टन्स ऑफ गोल्ड समेटे लाइमस्टोन ओर का। 432 डैन, आज दोपहर 2 बजे हम एक ब्लास्ट करने वाले हैं। क्या आपके हिसाब से ठीक रहेगा? हाँ बढ़िया है। 431 टू ऑल यूनिट्स। 4840 पर शॉट फायर करने के लिए तैयार है ना? 5 4 3 2 1। $700,000 टन्स की पल्वराइज्ड रॉक। हर एक टन ओर से महज 3 ग्राम गोल्ड मिलने की उम्मीद रहती है। गोल्ड का एक बार बनाने में बहुत बड़ी रॉक लगती है। लाखों टन पत्थरों से बनता है गोल्ड का एक बार। जब आप अर्थ की सरफेस से गोल्ड माइन न कर पाते हो तो इसकी खोज लोगों को जमीन के नीचे ले जाती है। क्या हम रेडी हैं? या नेवाडा में एल्को के पास मंक के गोल्ड स्ट्राइक कॉम्प्लेक्स में टन्स ऑफ गोल्ड है, जिस तक ओपन पिट माइनिंग से पहुंचा नहीं जा सकता है। इसलिए माइनर्स जमीन के नीचे जाते हैं। ओके, नीचे उतारो इसे। और ये कहीं ज्यादा महंगा और खतरनाक काम है।